बच्चों अभी तक हमने देखा मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस अगर हमें निकालना हो तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे उसी का खेल है, बाकी सारी चीज़ें तो हमने पीछे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो समझ ही लिया है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट किया जाता है या पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सपोज़ बच्चों हमारे पास एक पॉइंट है ए जिस पे Q1 चार्ज रखा है और दूसरा पॉइंट है बच्चों B जिस पे Q2 चार्ज रखा गया है। तो किसी ने बोला भाई हमें ये मान लो x एक्सिस हो और ये हमारा बच्चों y एक्सिस हो, ठीक है। तो Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर बताओ। तो Q1 चार्ज का जो बच्चों पोजीशन वेक्टर हो उससे OA लिख सकते हैं या R1 लिख सकते हैं, ठीक है। OA या R1 हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। तो OA या R1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है। यहाँ पे अगर पॉइंट दिया होगा A का तो हम लोग पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट, खैर कोऑर्डिनेट हमारा हमने अभी नहीं कोऑर्डिनेट के बारे में बात करना चाहा है, ठीक है। तो ये हो गया Q1 का पोजीशन वेक्टर बच्चों। सिमिलरली अगर हमें Q2 का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, OB लिखेंगे या R2 लिख देंगे। क्लियर है। तो ये है पोजीशन वेक्टर Q1 और Q2 का, ठीक है, R1 एंड R2। किसी ने बोला भाई साहब हमें फोर्स फाइंड आउट करना है Q1 और Q2 के बीच में, तो हम क्या करेंगे। तो हमें तो सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, है ना, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच का हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए बच्चों। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए भाई R2 माइनस R1 कर दो, पोजीशन वेक्टर निकाल लो A और B Q1 और Q2 का, उसके बाद दोनों को घटा दो। तो अगर बच्चों हमें R21 लिखना हो, ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 लिखेंगे, है ना। क्लियर है। तो R2 माइनस R1 लिखोगे तो R21 की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिख दी है, R लिख दी है बच्चों। क्लियर है। यानी कि अगर हमें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कैलकुलेट करना है तो हमें डिस्टेंस भी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पता होना, फोर्स डिस्टेंस फ्रॉम 1 ड्यू टू 2 पता होना चाहिए। तो देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर हमें निकालना है बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, K की वैल्यू यहाँ पे रख दी है 1/4πε0, देन मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों चार्जेस को, डिवाइड कर देंगे किससे बच्चों, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अगर हम लोग वेक्टर के टर्म में बात करें तो मॉड ऑफ R का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और डायरेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिट वेक्टर हम इसका निकाल लें, R वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लें तो डायरेक्शन यही होगा। क्लियर है बच्चों। तो अगर R वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल दें तो हमारा काम चल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर में पता है कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ R2 माइनस R1, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं भाई R, ये यूनिट वेक्टर में हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, कैप लगाते हैं, R कैप, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ R, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ R। तो हमें क्योंकि फोर्स अब चाहिए वेक्टर फॉर्म में तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिट वेक्टर ऑफ R। क्लियर है। तो ये बच्चों हमारा आ जाता है वेक्टर्स फॉर्म में कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में क्या है, कूलॉम्स लॉ, यही है हमारा वेक्टर फॉर्म में कूलॉम लॉ। क्लियर है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें आगे और तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बच्चों का लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ
R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। सिमिलरली ये हो गया हमारा फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। किसी ने आपसे अगर पूछा कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, तो आपने निकाल लिया जिसकी वैल्यू क्या है भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1। ठीक है बच्चों, ये फोर्स हो गया वेक्टर टर्म में। किसी ने बोला भाई साहब हमें चाहिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर हमें निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि भाई साहब ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर है, तो ये फोर्स अगर दोनों चार्जेज हमारे पॉजिटिव हैं तो इस डायरेक्शन में आएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये F21 हो गया बच्चों हमारा। यानी कि हम अभी जो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे R12 लिख देंगे बच्चों। R12 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो R1 माइनस R2 करना होगा आपको। क्लियर है बच्चों। सिमिलरली अगर हम इसको लिख दें R वेक्टर, तो ये देखो जब इधर से इधर निकालोगे तो ये जनरली डायरेक्शन इस वेक्टर का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा बच्चों। इस डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा R वेक्टर। फिर तो यहाँ पे R वेक्टर अगर आपको लिखना होगा तो ये लिखोगे R1 माइनस R2 वेक्टर। क्लियर है। सिमिलरली अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो R वेक्टर का यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, R1 माइनस R2 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालें बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R1 माइनस मॉड ऑफ R2 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों। तो अब F21 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, F12 की वैल्यू लिखें बच्चों, सॉरी F12 है ये, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R1 माइनस मॉड ऑफ R2 का स्क्वायर इंटू, इसको क्यूब कर दो डायरेक्ट, इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों R1 माइनस R2। और अगर हम इसे लिखना चाहें बच्चों तो ये माइनस साइन ऑफ F21 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। पीछे जब हमने मैग्नीट्यूड टर्म डिस्कस किया था तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी कि इसका दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट हो जाएगा। तो ये वेक्टर टर्म में हम लोग देख लिए कि कैसे डायरेक्शन अपोजिट होता है ना। इसको आप जब लोग कंपेयर करोगे इसको और इससे F12 एंड F21 से अगर आप कंपेयर करोगे, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, तो अगर फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन करोगे तो पता चलेगा F12 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, माइनस F21 के बराबर आ रही है। क्लियर है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड आप अगर कैलकुलेट करोगे तो इक्वल आएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये चीज़ वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ का। ठीक है, आगे आइए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। एक सवाल है बहुत सी बेसिक सा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ विच इज़ करेक्ट फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। देखो डायग्राम देखिए, उसमें बोलिए कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट तो हैं, लेकिन ये मान लो हमारे पास Q1 है और ये Q2 है, तो यहाँ पे F21 इस डायरेक्शन में है और F12 इस डायरेक्शन में है। तो दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, लेकिन ये किस नेचर के हैं, ये एक दूसरे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन तब होता है बच्चों जब दोनों चार्जेस का जो साइन हो क्या हो, अपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। क्लियर है बच्चों। तो दोनों फोर्स चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे, मान लो
+2 कूलाम -1 कूलाम, तो कितना हो जाएगा -2 कूलाम। ठीक है, तो यानी कि वो लेस देन 0, Q1 Q2 की वैल्यू लेस देन 0 बच्चों। तो देखो पहला ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे Q1 इंटू Q2 की वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज Q1 exerts an electric force on the second point charge Q2 if the third charge Q3 is brought near the electric force of Q1 exerted on Q2। देखो एक थर्ड चार्ज दिया गया है जो कि लाया जा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ Q1 exerted on Q2, है ना। जैसे मान लो ये दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है। बोला जा रहा है एक तीसरा चार्ज हमारा, हम मान लो ये Q1 है, ये मान लो Q1 है बच्चों, और ये Q2 है, इस तरह से रखे हुए हैं, है ना। ये Q1 है और ये Q2 है। एक तीसरा चार्ज मान लो कुछ यहाँ पे ये मान लो एक तीसरा चार्ज है, ठीक है बच्चों। ये इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये बताओ कि इस चार्ज पे हमारा फोर्स का पूछा है कि वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या होगा, है ना। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ Q1 exerted on Q2, भाई ये थर्ड चार्ज है, हमने यहाँ पे ला के रख दिया। तो पूछा है कि इस चार्ज का, यानी कि अगर ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q1 का जो पहले फोर्स लग रहा था इस पर, जब हम इसको इसके पास ले आएंगे तो क्या अभी ये फोर्स कुछ और लगाएगा इस पर, या वही वाला लगाएगा, या इसकी फोर्स की वैल्यू इससे डिक्रीज करेगी इसको, इस थर्ड पार्टिकल को लाने के बाद। तो आंसर क्या होगा बच्चों कि अगर हम किसी भी चार्ज बॉडीज को किसी पेयर के आसपास ले जाएं, तो पहले वाला जो इफ़ेक्ट ये लगा रहा था इस पे, इस ऑब्जेक्ट का इस पे जितना फोर्स पहले था वही फोर्स बाद में भी रहेगा। समझ में आया, यानी कि इसका इस पर इफ़ेक्ट जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। चेंज क्या हुआ बच्चों, इस चार्ज पर पहले जो फोर्स लग रहा था, थर्ड चार्ज आने की वजह से इस पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन इस चार्ज का जो इफ़ेक्ट था इस पर वो अनचेंज्ड रहेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए सवाल ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है कॉन्सेप्ट को लेके वो दूर होता जाए। ठीक है, कहीं से किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए जब भी आप सवाल करने बैठो। क्लियर है बच्चों। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको सिखा के जाएगा कि अगर किसी भी दो चार्ज, मान लो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज हो, उस सिस्टम ऑफ चार्ज में मान लो दो चार्जेज हों, तो एक दूसरे पे मान लो F फोर्स लगा रहे थे। तो बच्चों अगर किसी ने बोला तीसरा चार्ज अगर हम रख दें उस सिस्टम में, तो क्या पहले जो फोर्स एक दूसरे पे वो अप्लाई कर रहे थे अब ये चेंज हो जाएगा या वही रहेगा। तो बच्चों एक दूसरे पे जो पहले फोर्स लगा रहे थे, फोर्स बाद में भी उतना ही एक दूसरे पे लगाएंगे, लेकिन नेट फोर्स किसी एक चार्ज पे चेंज हो जाएगा। ये बात आपके दिमाग में रखनी होनी चाहिए, हमेशा रखनी है ये आपको, ठीक है, दिमाग में ये बातें। क्लियर है बच्चों। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, रिमेन्स अनचेंज्ड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोला गया है एक चार्ज है Q इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू कंडक्टिंग स्फेयर। एक चार्ज है जो दो कंडक्टिंग स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन द स्फेयर्स सो दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम when they are placed at a fixed distance from each other in air। तो बच्चों बोला गया है कि ये मान लो हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फेयर रहे हों, ठीक है, और हमारे पास एक छोटा सा एक चार्ज है Q, ठीक है, और उस Q को हम लोग इन दोनों स्फेयर पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है, वो मैक्सिमम हो, तब जब ये दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर ऐसे फिक्स्ड रखे गए हों। ठीक है, सवाल समझ में आया। एक चार्ज Q है, हमारे पास दो स्फेयर हैं, उस चार्ज Q को हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि इन दोनों स्फेयर्स के बीच में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जो लगे वो मैक्सिमम लगे, तब जब दोनों ये r डिस्टेंस की दूरी पर ऐसे रखे हों।
सवाल समझ में आया बच्चों? तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये। तो देखो ये हमारे पास ए है और ये मान लो बी है, ठीक है, दोनों स्फेयर हैं ए और बी, जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। हमारे पास एक चार्ज कोई था क्यू, क्लियर है बच्चों? यहाँ पे दिया है क्यू हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस तरह से दोनों स्पेयर पे, ताकि मैक्सिमम चार्ज मतलब दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन हो। तो हमने माना बच्चों कि इस पे हमने एक कैपिटल चार्ज क्यू रख दिया, तो अभी बचा कितना है, क्यू माइनस कैपिटल क्यू चार्ज अभी बच्चों हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, कैपिटल क्यू, क्योंकि कैपिटल क्यू की अगर तुम्हें वैल्यू पता चल जाए एक, तो एक पे पता चल जाएगा चार्ज कितना आया, तो दूसरे पे निकाल लीजिए। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फोर्स बोलेंगे कि भाई फोर्स हमारा क्या है, के क्यू माइनस कैपिटल क्यू है बच्चों, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है। तो इसको अगर हम लिखें तो ये क्या आएगा, के ब्रैकेट में लिख देते हैं क्यू स्क्वायर माइनस क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है बच्चों। हमने थोड़ा सवाल यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू थोड़ी अलग रख दी है, यहाँ पे कैपिटल क्यू होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा कैपिटल क्यू स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और ये हमारा आर स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम मिनिमा हमने सीखा है, मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है तो किसी भी चीज़ को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं जो वेरिएबल हो उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ वेरिएबल कौन है बच्चों, कैपिटल क्यू वेरिएबल है हमारा, क्योंकि उसी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो इस फोर्स को हम लोग डी एफ बाई डी क्यू कर देंगे बच्चों, ये डी एफ करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इस फोर्स को किसके रिस्पेक्ट में, चार्ज के रिस्पेक्ट में। कौन से चार्ज, कैपिटल क्यू। तो हम लोग ये जो इक्वेशन आया है फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, के हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, आर भी हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू कैपिटल क्यू, ठीक है बच्चों। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जनरली हमारा आएगा के क्यू इसको हम लोग कांस्टेंट है, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये अगर हम लिखना चाहें या इसको ऐसे लिख देते हैं पूरा, तो बच्चों अगर हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों हमारा 2q माइनस क्यू, ठीक है बच्चों। ये हमारा फैक्ट आया है। अब बोला जा रहा है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा डी एफ बाई डी क्यू हमारा क्या होता है बच्चों, इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये हमारा बच्चों 0 हो जाए, तो यहाँ देखो क्या ये 0 होगा, के डिवाइड बाई आर स्क्वायर तो 0 नहीं है, तो 0 क्या हो सकता है बच्चों, 2q माइनस क्यू इक्वल टू 0, ये 0 हो सकता है ना, क्योंकि k की वैल्यू तो आपको पता है 9 इंटू 10⁹, r की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो 0 नहीं होगा, तो 0 कौन होगा, 2q माइनस स्मॉल q। तो यहाँ से अगर हम लोग बच्चों कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आ जाएगा q बाई 2, यानी कि हमारा जो चार्ज है बच्चों वो किस तरह से डिवाइड हुआ है, q बाई 2 q बाई 2। अगर q बाई 2 हमारा डिवाइड हो जाएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इस केस में हमारा मैक्सिमम आएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला है बच्चों हमारे पास 3 चार्जेस हैं, 4q कैपिटल Q प्लस Q आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L एट ए पॉइंट 0 L/2 and L distance away from one end respectively. What should we Q in order to make the net force on small q to be 0? तो ये अच्छा सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। देखो एक हमारे पास रॉड बोला गया है, एक रॉड है बच्चे, ठीक है, स्ट्रेट रॉड है या स्ट्रेट लाइन है ना।
स्ट्रेट लाइन पे हमने क्या किया है, ओरिजिन पे यानी कि जहाँ 0 है बच्चों, यहाँ पे हमने रख दिया है +4 स्मॉल क्यू, और l/2 डिस्टेंस पे, ये पूरा लेंथ कितना है बच्चे, l है, यहाँ से l/2 डिस्टेंस की दूरी पर हमने एक चार्ज रख दिया है q, और l डिस्टेंस की दूरी पर हमने एक चार्ज रखा है स्मॉल q। तो पूछा है बच्चे कैपिटल Q की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि स्मॉल q पे जो नेट फोर्स आ रहा है इक्वल टू 0 आए। तो देखिए हम लोग करते हैं इस चीज़ को, मान लो बच्चे +4q, स्मॉल q पे फोर्स लगाया F1, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और कैपिटल Q स्मॉल q पे फोर्स कहीं लगा रहा है, मान लो इसको इस डायरेक्शन में ही लगा रहा है, मान लिया हमने, अभी एनालिसिस करेंगे, F2 लगा रहा है ना। यानी कि अगर हम बात करें फोर्स ऑन Q ड्यू टू +4q इधर है, और फोर्स ऑन Q ड्यू टू कैपिटल Q है, तो बोला क्या है बच्चों, फोर्स टू बी 0। तो फोर्स 0 कब होगा बच्चों, जब हमारा दोनों फोर्सेस का जो सम होगा वो इक्वल टू 0 आए। मतलब ये हमें पता नहीं है साइन क्या है इसका, वही चीज़ फाइंड आउट करना है, साइन फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, और फोर्स ऑन Q ड्यू टू +4q की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो इक्वल टू 0 आ रही है। क्लियर, इतना समझ में आया आपको। तो शर्त क्या होनी चाहिए बच्चे की, फोर्स बिटवीन Q एंड कैपिटल Q इज इक्वल्स टू होना चाहिए -ऑफ फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू +4q। क्लियर बच्चों, ये शर्त होनी चाहिए। ये शर्त जब पूरी होगी तभी हमारा फोर्स ऑन स्मॉल q इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है, यानी कि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ये आ रहा है निकल के कि जो कैपिटल Q है उसका जो साइन होना चाहिए बच्चों नेगेटिव होना चाहिए। कॉमन सेंस लगाइए, अगर +4q और स्मॉल q तो पॉजिटिव है तो दिख रहा है, तो स्मॉल q और +4q के बीच में हमारा क्या आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा, और कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में हमारा क्या आना चाहिए, अट्रैक्शन आना चाहिए, तभी नेट फोर्स ऑन Q क्या होगा, 0 होगा। तो एक्चुअल में ये जो Q है उसका साइन जो है बच्चों नेगेटिव है। पहला तो साइन हमें पता चल गया, अब हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। चलो इस इक्वेशन में, ये हमारा मान लो फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज रख दो। तो फोर्स ऑन कैपिटल Q, फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू कैपिटल Q, तो फोर्स ऑन स्मॉल q, ये भी डिस्टेंस कितना है r की वैल्यू कितनी लिख देंगे हम लोग, l/2 बच्चे। तो फोर्स लिखो K Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई l/2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, इक्वल टू माइनस साइन K +4q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई l का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि +4q और स्मॉल q के बीच में लेंथ कितना है, कैपिटल L, स्मॉल l। तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ से एक q यहाँ से सब ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा बच्चों 4 कैपिटल Q बाई L स्क्वायर विल बी इक्वल टू -4q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो अगर हम लोग कैपिटल Q के बारे में सर्च करें तो बच्चों ये आ रहा है -q। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर है कितना है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, अच्छा सवाल है ये भी, है ना। आगे एक सवाल दिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बोला है एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, जिसके पास -q चार्ज है ना, जो कि एक +q चार्ज के अराउंड मूव कर रहा है। तो बच्चों मान लो ये -q चार्ज है, ठीक है, सॉरी -q1 है बच्चों, मान लो ये -q1 है चार्ज, जो कि एक +q2 चार्ज के अराउंड रोटेट कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है ऐसे। ठीक है,
मान लो ऐसे मूव कर रहा है बच्चे, है ना, इस तरह से मान लो ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है बच्चे, है ना। और ये प्लस क्यू चार्ज ऐसे मान लो हमारा सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जस्ट इसको ऐसे सोचो कि मान लो एक न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम को ले लो, न्यूक्लियस है, उसके अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, यानी कि घूम रहा है, ठीक है बच्चे। तो है तो ये सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर, तो बच्चे इस पाथ का जो रेडियस है बोला गया है ये स्मॉल आर है, क्लियर है। मान लो इसका सेंटर हो, ये चीज़ हमने बोल दिया, मान लो यहाँ पे सेंटर हो सर्कल का, जहाँ पे Q2 चार्ज रखा गया है, ठीक है बच्चे। तो Q1 इस तरह से रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बोला है बच्चे फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज माइनस Q। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है बच्चे, है ना। ये जो चार्ज मान लो यहाँ पहुँचा हो, इसके बीच में इस डायरेक्शन में मान लो ये ऐसे, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है बच्चों। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब क्योंकि ये मूव कर रहा है और अगर चीटा बन के हम इसी पार्टिकल पे बैठ जाएं तो हमें नज़र आएगा कि इस पार्टिकल पे आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है बच्चों। तो इस डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगा, मान लो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, और इसका जो मास है बच्चे स्मॉल m है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में यानी कि रेडियली आउटवर्ड एक सूडो फोर्स लगेगा mv²/r का, और सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन तब करेगा जब नेट इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स और आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो बच्चों इक्वल हो, ये यानी कि mv²/r हो बच्चों, क्लियर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फार्मूला होता है कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, डायरेक्शन तो हमें पता चल गया, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इज इक्वल्स टू mv²/r, क्लियर है बच्चों। ये बात समझ में आया। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर वेलोसिटी की वैल्यू अगर हमें पता करना हो, है ना बच्चों, तो वेलोसिटी के बारे में अगर हम सोचें तो इसको अगर हम चलो ऐसे ही रहने दो, इसको अगर हम काटना चाहें तो एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाई 4πε0 r इंटू m का स्क्वायर रूट, ये आ गया बच्चों हमारा वेलोसिटी। टाइम पीरियड निकालना है, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड का जनरली फार्मूला क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड का अगर फार्मूला लिखना चाहो तो 2πr सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई v, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो टाइम पीरियड के अगर बारे में हम मेंशन करें कुछ तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा बच्चों 2πr होल डिवाइडेड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0 r इंटू m हो जाएगा बच्चों। तो टाइम पीरियड की वैल्यू अगर हम यहाँ से मेंशन करें तो क्या आएगा, सब कुछ अगर स्क्वायर रूट के अंदर ले लें और ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो ये हमारा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2πr को ले जाएंगे तो ये 4π²r² हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये 16 π³ ε0 r³ इंटू m होल डिवाइडेड बाई बच्चों आएगा Q1 Q2, ये आएगा बच्चों हमारा टाइम पीरियड की वैल्यू, ठीक है। ये m है,
आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सिंपल हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर सूडो फोर्स लगा देंगे, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा। और सिंपल टाइम का जो फार्मूला होता है 2πr डिवाइडेड, यानी कि डिस्टेंस अपान वेलोसिटी या स्पीड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा एक चक्कर का, तो टाइम पीरियड ये निकल गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करना चाहें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कंसीडर 3 पॉइंट चार्ज पी क्यू एंड आर। 3 पॉइंट चार्ज हैं भाई जिनका नाम है पी क्यू एंड आर। पी एंड क्यू रिपेल ईच अदर, बोला गया है पी और क्यू एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, है ना। मान लो ये पी है और ये क्यू है, तो पी एंड क्यू कर रहे हैं रिपेल एक दूसरे को, यानी कि पॉजिटिव नेचर के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव नेचर के हो सकते हैं दोनों, या तो निगेटिव नेचर को दोनों हो सकते हैं। ठीक है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, या तो निगेटिव नेगेटिव होंगे दोनों। ठीक है बच्चे, रिपेल ईच अदर। वाइल पी एंड आर अट्रैक्ट, जबकि पी और आर अट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे आर हो, ये मान लो बच्चे आर हो, तो वाइल पी एंड आर अट्रैक्ट, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन अगर हो रहा हो। ठीक है बच्चे, तो देखो ये तो पता, अगर हमने P को पॉजिटिव मान लिया तो क्यू R हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और अगर R को हमने पॉजिटिव मान लिया तो P हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन Q एंड R? तो Q एंड R क्या हो सकता है भाई, सिंपल सी बात है, 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दे दिया ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं पी क्यू आर, और बोला है कि पी एंड क्यू अगर रिपेल कर रहे हैं ईच अदर और पी और आर अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन क्यू एंड आर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चे? तो अगर हमने बोला कि अगर हमने पी को पॉजिटिव माना है तो आर नेगेटिव है ना, तो दोनों के बीच में पहले P और Q के बीच में रिपल्शन लग रहा है। तो भाई अगर P पॉजिटिव तो R भी Q भी हमारा पॉजिटिव, तो R के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है R और P के बीच में, तो P और Q के बीच में भी R और Q के बीच में भी क्या होगा बच्चों, हमारा अट्रैक्शन ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर P को हमने पॉजिटिव माना तो Q भी हमारा पॉजिटिव, और P और R के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो Q और R के बीच में भी हमारा अट्रैक्शन होगा। क्लियर है? ओके, अगला सवाल दिया है बच्चों, व्हेन टू पार्टिकल, बोला है बच्चों व्हेन टू पार्टिकल Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस दे एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल्ड, देन द फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स। तो बच्चों इसको फिर से हम लोग केस 1 कर लेते हैं, ये केस 1 है, इधर केस 2 है। तो देखो केस 1 के बारे में अगर हम लोग जल्दी से बात करें तो मान लो इस पर Q1 रहा हो, इस पर Q2 रहा हो, और ये दोनों R डिस्टेंस की दूरी पर रहे हों, तो बच्चों दोनों के बीच में फोर्स कितना आएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना बच्चों। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात बोल रखी है इन्होंने कि भाई साहब हमने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल रिड्यूस टू हाफ। अगर हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी कि R/2 कर दिया बच्चे, और बोला है कि दोनों पे अगर जो चार्जेस पहले तो उसको हमने डबल कर दिया, Q1 to Q2 कर दिया बच्चे, तो पूछा है कि फिर फोर्स क्या हो जाएगा। मान लो फोर्स हो गया F डैश दूसरे केस में, तो इसको अगर कैलकुलेट करो तो 2Q1 इंटू 2Q2 डिवाइडेड बाई R/2 का स्क्वायर। तो बच्चों अगर इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा 16 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो बच्चों F डैश जो हो जाएगा फाइनल फोर्स, एक्चुअली क्या हो जाएगा 16 टाइम ऑफ इनिशियल फोर्स हो जाएगा, 16 गुना फोर्स इंक्रीज कर जाएगा जब हम ऐसा कोई काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, एक सवाल और करते हैं हम लोग अब।
सपोज हमारे पास एक स्क्वायर हो बच्चों, हमारे पास अगर एक स्क्वायर हो और उसके हर एक कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज आइडेंटिकल हैं, चारों चार्जेज हमने रख दिया क्यू 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 क्यू, ये सारे के सारे पॉजिटिव अगर हमने मान लिए बच्चों, है ना, ए बी सी और डी। ठीक है बच्चों, ये चार कॉर्नर हैं, चारों पे हमने क्यू क्यू को चार्ज रख दिया। किसी ने बोला भाई हमें एक कॉर्नर पे यानी कि बी पे अगर हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे नेट फोर्स, और नेट फोर्स कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हमने साइड एक साइड मान लिया एल तो ये भी एल हो जाएगा बच्चों, ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग डायगोनल कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा √2l हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखो l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर की वैल्यू हाइपोटेनस होती है। क्यों, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा बच्चों, तो ये वाला जो लेंथ होगा हाइपोटेनस कहलाएगा, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, √2l हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इतना तो हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, बी पे जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करें। तो देखो पहले ए पे जो चार्ज है, ए कॉर्नर पे जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मान लिया हमने एफ। ठीक है, देखो ए से बी का डिस्टेंस और सी से बी का डिस्टेंस क्या है बच्चों, इक्वल है। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी क्यू क्यू, सारे चार्जेस क्यू क्यू हैं तो मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसलिए ए बी पे जो फोर्स लगाएगा वो इक्वल होगा किसके, बी जो फोर्स लगाएगा सी जो फोर्स लगाएगा बी पे। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चे, एफ इस डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे थे, तो इनके बीच में जो ये एंगल है कितना बना बच्चे, 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, एक चार्ज और हमारे पास है, एक चार्ज हमारे पास और है, कौन है, डी पे जो चार्ज रखा हुआ है, डी कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है प्लस क्यू, उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा बच्चे। ये मान लो F1 हो गया। अब हम लोग अगर F1 कैलकुलेट करने जाएंगे तो F1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, देखो K Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी एंड बी कितना है बच्चे, √2l है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर। ठीक है बच्चे, जो कि F का आधा होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि A पे जो चार्ज है वो B पे F फोर्स अगर लगा रहा है तो D पे जो चार्ज है वो B पे कितना फोर्स लगाएगा, F/2 लगाएगा। क्योंकि डिस्टेंस क्या है B और D के बीच का √2l हो गया, यानी कि डिस्टेंस √2 टाइम्स ज़्यादा हो गया L के। ठीक है बच्चे, तो F1 की वैल्यू बच्चों आ गई F/2। अब बात हो रहा है, इसको मान लो F2, इसको मान लो F3, लेकिन मैग्नीट्यूड F2 और F3 का क्या है बच्चों, इक्वल है। ठीक है, F2 एंड F3 का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों क्या है, F है, इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों फोर्सेस का। लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और ये जो एंगल है इसके बीच में, यानी कि F2 और F1 के बीच के जो एंगल है बच्चों 45 डिग्री होगा। क्लियर है, तो चलो पहले हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं F2 और F3 का। इसको हम लोग बोल दें F डैश। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, यही होता है रिजल्टेंट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं दो वेक्टर का। ठीक है, तो देखो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। तो F डैश की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे वो F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए ये √2f स्क्वायर हो जाएगा, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो √2f आ जाएगा बच्चों। ठीक है,
और एंगल अगर आपको चेक करना हो कि tan अल्फ़ा यानी कि एंगल ऑफ फोर्सेस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स F2 और F3 का F2 से कितना एंगल बनाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो देखेंगे F3 डिवाइडेड बाई F2 आएगा बच्चों, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितना 45 डिग्री। दैट मीन्स कि इस केस में F1 मान लो F1 और ये F2 और F3 का जो रिजल्टेंट आएगा बच्चे वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √2f हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये पूरा स्टडी हमने कर लिया, ये हमने रिजल्टेंट निकाला है F2 और F3 का कि B पे जो चार्ज प्लस Q है उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो ये √2f आया है। और एंगल हमने यहाँ पे निकाल लिया कि इसके बीच में ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। तो किसी ने पूछा अच्छा नेट फोर्स बता दो भाई हमारा B पे कितना आया, तो बच्चों अगर नेट फोर्स के बारे में कोई जिक्र करेगा, नेट फोर्स एट B कितना आएगा हमारा, ये अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे F डैश प्लस F1। ठीक है बच्चों, तो नेट फोर्स ऑन B अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हमारा आएगा √2f प्लस f/2। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा f/2, ये हो जाएगा बच्चों नेट फोर्स ऑन B। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये मैग्नीट्यूड आया है हमारा, और डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं कितना है, किधर है, ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल में नेट फोर्स का डायरेक्शन, जो कि F2 से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर? ये मेथड है फाइंड आउट करने का कि कैसे हम लोग वेक्टर के टर्म में यूज करके किस तरह से हम लोग डिफरेंट चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर चार्ज पे हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है।